हमने लास्ट लेक्चर में लीनियर ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। लीनियर ऑपरेटर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और कुछ रिलेटेड रिजल्ट्स किए थे। आज लीनियर ऑपरेटर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। आज जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं वो है इन्वर्स लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर आपको मालूम है एक फंक्शन होता है और आपको ये भी मालूम है कि एक फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो x से y पर तो इसका इन्वर्स फंक्शन होगा y से x पर। क्या ये हमेशा होता है? बिल्कुल भी नहीं। कब होता है भला? जब f आपका बाइजेक्टिव फंक्शन हो। जब आपका गिवन फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो फिर जो इन्वर्स बनाते हैं वो भी एक फंक्शन होता है। और डेफिनेशन क्या होती है कि f इन्वर्स जब किसी एलिमेंट y पे ऑपरेट होगा तो आंसर x आएगा। इफ एंड ओनली इफ जब f का x पे ऑपरेशन से आंसर y आता हो। तो यही बात इन्वर्स लीनियर ऑपरेटर के बारे में है। अगर आपके पास फर्ज करें t एक लीनियर ऑपरेटर है u से v पर और ये बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर है। u और v ऑब्वियसली हमारी वेक्टर स्पेसेस या नॉर्म स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड f हैं। तो इन्वर्स लीनियर ऑपरेटर को t इन्वर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ये v से u पर होगा। ये भी एक लीनियर ऑपरेटर होगा। इसमें लीनियर ऑपरेटर की सारी खूबियां मौजूद होंगी और कैसे डिफाइन होगा वो मैंने आपको बता दिया। अगर t ऑफ x का आंसर y होगा तो फिर हमारे पास जो इन्वर्स लीनियर ऑपरेटर है उसमें t इन्वर्स y का आंसर x होगा। ये डेफिनेशन है हमारे पास इन्वर्स लीनियर ऑपरेटर की। अब बात करने लगे हैं कि कंपोजिशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स। अगर हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर हो से t u से v के ऊपर, एक दूसरा लीनियर ऑपरेटर हो s v से w पर। जो लीनियर ऑपरेटर हमारे पास u से v पर है ये अगर ऑन टू हो या सर्जेक्टिव हो और s जो v से w पर है ये जैसा मर्जी लीनियर ऑपरेटर हो, तो अगर आप इनकी कंपोजिशन बनाएं s नॉट t u से w पर, पहला ऑपरेटर u से v पर है, दूसरा ऑपरेटर v से w पर है, t u से v पर है और s v से w पर है। तो जो हमारे पास कंपोजिशन बनेगी एस टी वो u से w पर होगा। कैसे होगा? जैसे आर्म फंक्शंस की कंपोजिशन होती है, पहले t ऑपरेट होगा u के एलिमेंट्स पर, आंसर v में चले जाएंगे, उन पे s ऑपरेट होगा और आंसर w में चले जाएंगे। ये हमारे पास कंपोजिशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर है। और ये जो कंपोजिशन है लीनियर ऑपरेटर्स की यानी ऑपरेटर एस टी, ये भी एक लीनियर ऑपरेटर है। आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, चेक किया जा सकता है। ये भी लीनियर ऑपरेटर की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये जो लीनियर ऑपरेटर हमने s इंटू टी बनाया है या s नॉट टी कह लें इसको, इसका इन्वर्स भी लीनियर ऑपरेटर होगा? बिल्कुल हो सकता है। जैसे एक सिंगल ऑपरेटर के लिए इन्वर्स लीनियर ऑपरेटर कब है? जब वो ऑपरेटर बाइजेक्टिव हो। इसी तरह से अगर हमने दो ऑपरेटर्स को कंपोज करके एक नया ऑपरेटर बनाया है वो लीनियर ऑपरेटर है अगर उनमें से पहला ऑपरेटर सर्जेक्टिव हो, ऑन टू हो। अब ये जो कंपोजिशन से बना है इसका इन्वर्स भी एक लीनियर ऑपरेटर होगा अगर s और t दोनों बाइजेक्टिव हों। अगर हमारे पास s और t दोनों बाइजेक्टिव हों तो एस टी जो कंपोजिशन वाला ऑपरेटर है इसका इन्वर्स भी एक लीनियर ऑपरेटर होगा। और वो कैसे, किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा t इन्वर्स इंटू s इन्वर्स के। तो हमने देखा ये है कि लीनियर ऑपरेटर्स की कंपोजिशन भी एक लीनियर ऑपरेटर होती है। कुछ लीनियर ऑपरेटर से रिलेटेड हमारे पास थ्योरम्स हैं। सबसे पहला थ्योरम जो आपके पास लीनियर ऑपरेटर के लिए है वो ये है कि टी n से m पर एक सर्जेक्टिव लीनियर ऑपरेटर है। t इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ t ऑफ x इक्वल्स टू 0 हो। इफ एंड ओनली इफ t ऑफ x इक्वल टू 0 से नतीजा निकले कि x 0 है। याद रहे किसी भी लीनियर ऑपरेटर में t ऑफ 0 का आंसर हमेशा 0 होता है। क्या 0 के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स के ऊपर t ऑपरेट होने से आंसर 0 आता है? आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता।
लेकिन ये स्टेटमेंट कह रही है कि जब भी टी ऑफ एक्स का आंसर 0 आए और नतीजा निकले कि x 0 है, यानी सिर्फ टी ऑफ 0 का आंसर 0 हो, इसके अलावा किसी और एलिमेंट का आंसर 0 ना हो। टी ऑफ एक्स का आंसर 0 सिर्फ किसके लिए हो, जब x 0 हो, नॉन जीरो एलिमेंट्स का आंसर 0 ना आए, तो फिर ये जो मेरे पास t सब्जेक्टिव था इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि बेसिकली मेरे पास t जो है वो बाइजेक्टिव हो जाएगा। t सब्जेक्टिव पहले ही गिवन है, t ऑफ x 0 से अगर नतीजा निकल आए कि x 0 है तो फिर t 1 1 भी हो जाएगा, और t 1 1 हो गया, t सब्जेक्टिव पहले ही गिवन था, इसका मतलब है t बाइजेक्टिव हो गया, और उस सूरत में t इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एक और रिजल्ट है हमारे पास, वो क्या है कि अगर t बाइजेक्टिव है n से m के ऊपर और पहले ही जो नॉर्म स्पेस है उसकी डायमेंशन n है, तो फिर दूसरी नॉर्म स्पेस की डायमेंशन भी n ही होगी। अगर दो नॉर्म स्पेसेस के दरमियान एक बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर एग्जिस्ट करे और उनमें से किसी एक स्पेस की डायमेंशन आपको मालूम हो तो दूसरी स्पेस की डायमेंशन भी उतनी ही होगी। n की मालूम है, अगर n डायमेंशन है तो m की डायमेंशन भी n ही होगी। अगर आपको फर्ज करें m की डायमेंशन मालूम हो तो उतनी ही n की भी डायमेंशन होगी। अगर t बाइजेक्टिव है, अगर t का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अगर t सब्जेक्टिव है और t ऑफ x 0 से नतीजा निकल रहा है कि x 0 है, तो फिर t ऑब्वियसली बाइजेक्टिव होगा और दोनों नॉर्म स्पेसेस की डायमेंशन सेम हुआ करेगी। और नेक्स्ट बात हम करने लगे हैं नल स्पेस की या कर्नल ऑफ लीनियर ऑपरेटर की। अभी मैं बात कर रहा था t ऑफ x का आंसर अगर 0 हो और x 0 निकल आए तो t हमारे पास इंजेक्टिव हो जाया करता है। मैं ये भी कह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 0 का आंसर ही 0 आए। ये कंफर्म होता है कि t अगर लीनियर ऑपरेटर है तो t ऑफ 0 का आंसर 0 होगा, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके पास जो एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो हो, लेकिन जब उस पर t ऑपरेट करें तो आंसर 0 आ जाए, ऐसा भी हो जाता है। अगर हम किसी भी लीनियर ऑपरेटर में फर्ज करें हमारे पास t एक लीनियर ऑपरेटर है और हम इस लीनियर ऑपरेटर में पहली नॉर्म स्पेस के वो सारे एलिमेंट्स इकट्ठे कर लें जिन पे t ऑपरेट होकर आंसर 0 आ रहा है, तो ये जो सेट बनता है इस सेट को हम नल स्पेस कहते हैं, या हम इसको कर्नल ऑफ लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। इस सेट नल स्पेस में याद रहे कम से कम 0 तो ज़रूर होगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि t जब भी 0 पर ऑपरेट होता है आंसर 0 आता है। और ये भी याद रहे कि अगर t बाइजेक्टिव हुआ तो फिर नल स्पेस सिर्फ और सिर्फ 0 पर मुश्तमिल होगी। याद रहे जो नल स्पेस है हमारे पास, नल स्पेस में सिर्फ एक एलिमेंट होगा 0, कब? जब आपके पास जो t है वो बाइजेक्टिव है, या कह लें t आपके पास इंजेक्टिव है। अगर नल स्पेस आपकी 0 है तो कंफर्म है कि t आपके पास जो है वो क्या होगा, t इज इंजेक्टिव। ज़रूरी नहीं है कि t नल स्पेस 0 हो और t बाइजेक्टिव हो। अगर नल स्पेस 0 है और t आपके पास सब्जेक्टिव है तो फिर t बाइजेक्टिव भी होगा। नल स्पेस 0 होने से t का इंजेक्टिव होना कंफर्म हो जाता है, या t के इंजेक्टिव होने से कंफर्म हो जाता है कि नल स्पेस 0 है। नल स्पेस क्या है? t अगर एक लीनियर ऑपरेटर है n से m पर, पहली स्पेस n के वो सारे एलिमेंट्स जिन पे t ऑपरेट होकर आंसर 0 आ रहा हो वो नल स्पेस होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक t डिफाइन करूं से r³ से r³ पर, और फर्ज करें t ऑफ x y z का आंसर हम रख लें x y और 0, और अब हम वो सारे एलिमेंट्स ढूंढें जिन पे t ऑपरेट होकर आंसर 0 आ रहा है, तो वो सारे एलिमेंट्स जो हैं जो नल स्पेस है वो मेरे पास कौन सा होगा भला? 0, 0 और z। थर्ड कोऑर्डिनेट जो मर्जी हो,
टी ऑपरेट होने पे आंसर 0 आ जाता है। तो 0 0 जी वाले जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इस नल स्पेस में होंगे। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं जो जी एक्सिस है वो इसकी नल स्पेस होगी, और आप ये भी कह सकते हैं इसकी नल स्पेस एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये जो कर्नल ऑफ टी होता है, जो हमारी नल स्पेस होती है, ये एक सब स्पेस होती है नाम स्पेस n की। दूसरे अल्फाज में ये भी एक नाम स्पेस होती है। लीनियर ऑपरेटर के बारे में एक और बात याद रहे कि लीनियर ऑपरेटर पहले सेट में अगर कोई डिपेंडेंट सेट हो तो उसकी इमेज जो है वो दूसरे सेट में डिपेंडेंट सेट ही होगी। पहले सेट के डिपेंडेंट सेट की इमेजेस दूसरे सेट में डिपेंडेंट सेट ही बनेगा। डिपेंडेंट सेट याद करवा दूं क्या होता है, किसी भी वेक्टर स्पेस में, किसी भी नाम स्पेस में ऐसे एलिमेंट्स का सेट जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ जाए और उनमें सारे कोफिशिएंट जो हैं, सारे स्केलर जो हैं वो 0 ना हो, कम से कम एक स्केलर नॉन 0 हो, तो हम कहते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स हैं। और किसी भी लीनियर डिपेंडेंट सेट की जब आप इमेज लेंगे तो जो दूसरे सेट में एलिमेंट्स बनेंगे वो भी लीनियरली डिपेंडेंट एलिमेंट्स होंगे, या दूसरे सेट में जो सेट बनेगा वो एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा। लीनियर ऑपरेटर्स के बारे में कुछ और बातें पढ़ते हैं, और हम इस वक्त पढ़ने लगे हैं कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर किस तरह के ऑपरेटर को कहते हैं। टी हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर है n से m पर। n और m ऑब्वियसली नाम स्पेसेस हैं ओवर द सेम फील्ड f। हम कहेंगे ये जो लीनियर ऑपरेटर t है ये बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है अगर t ऑफ x का नाम लेसर इक्वल टू k टाइम्स नाम ऑफ x हो, जहाँ पे k कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर आपको कोई पॉजिटिव रियल नंबर k मिल जाए कि t ऑफ x का नाम लेसर इक्वल टू k टाइम्स x के नाम हो, तो हम कहेंगे जो लीनियर ऑपरेटर t है वो एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स की एग्जांपल्स देखेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले ज़रा कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो थ्योरम है वो ये है, टी n से m पर अगर एक लीनियर ऑपरेटर है तो ये बाउंडेड होगा इफ़ एंड ओनली इफ t इज़ कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का क्या मतलब है? कंटिन्यूस का यहाँ मतलब ये है कि t इज़ कंटिन्यूस ऑन n, पूरी की पूरी नाम स्पेस n पर कंटिन्यूस हो। एक पूरे सेट पर कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है? जब वो सेट के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस हो। अगर मैं कहूँ कि t कंटिन्यूस है x नॉट बिलोंग्स टू n के ऊपर, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होगी भला? कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये होगी कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 के x माइनस x नॉट का नाम लेसर इक्वल टू डेल्टा लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज t ऑफ x माइनस t ऑफ x नॉट का नाम लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम कहेंगे t कंटिन्यूस है नाम स्पेस n के एलिमेंट x नॉट पर, और अगर t नाम स्पेस पूरी की पूरी पर कंटिन्यूस हो, हर पॉइंट पर कंटिन्यूस हो, तो t लीनियर ऑपरेटर होगा। t लीनियर ऑपरेटर है n से m पर। अगर ये बाउंडेड है तो ये कंटिन्यूस होगा, अगर ये कंटिन्यूस है तो बाउंडेड होगा। और इसी तरह का एक थ्योरम और है जो हमारे काम को मज़ीद आसान कर देता है कि t लीनियर ऑपरेटर n से m पर कंटिन्यूस होगा इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ कंटिन्यूस एट 0 बिलोंग्स टू n। पहले हम कह रहे थे लीनियर ऑपरेटर जो हमारे पास है वो बाउंडेड होगा अगर t कंटिन्यूस हो। अब t की कंटिन्यूटी चेक करना आसान हो गया, बजाय इसके कि हम पूरी की पूरी नाम स्पेस n के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करें। अगर आप t की कंटिन्यूटी 0 पर चेक कर लें तो फिर t पूरी की पूरी नाम स्पेस n पर कंटिन्यूस हो जाएगा। दूसरे अल्फाज में इन दोनों थ्योरम्स को जोड़कर आप ये भी कह सकते हैं एक लीनियर ऑपरेटर t n से m पर बाउंडेड होगा इफ एंड ओनली इफ t इज कंटिन्यूस एट 0। 0 के ऊपर कंटिन्यूटी का क्या मतलब होगा? यानी यहाँ x नॉट की जगह 0 लिख लूं तो x का नाम लेस देन डेल्टा इंप्लाइज t ऑफ x नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन। अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपको एक डेल्टा मिल जाए पॉजिटिव रियल नंबर कि x का नाम लेस देन 0 इंप्लाइज t ऑफ x का नाम लेस देन एप्सिलॉन हो, तो हम कहेंगे t कंटिन्यूस एट 0 है।
और 0 पे कंटिन्यूस होने का मतलब होगा कि टी पूरी की पूरी नॉर्म स्पेस n पर कंटिन्यूस है, और टी पूरी की पूरी नॉर्म स्पेस n पे कंटिन्यूस होने का मतलब होगा कि लीनियर ऑपरेटर टी जो है वो एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। ये बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर और कंटिन्यूटी की आपस में रिलेशन थी। एक और छोटा सा थ्योरम देखने लगे हैं, और वो थ्योरम क्या है कि एक लीनियर ऑपरेटर n से m पर अगर कंटिन्यूस है तो कर्नल ऑफ टी बाउंडेड सेट होगा। कर्नल ऑफ टी अभी हमने डिफाइन किया है। कर्नल ऑफ टी में नॉर्म स्पेस n के वो एलिमेंट्स होते हैं जिन पे टी ऑपरेट करने से आंसर 0 आए। ये कर्नल ऑफ टी बाउंडेड होगा। कब बाउंडेड होगा? अगर टी कंटिन्यूस हो। टी कंटिन्यूस हो तो फिर कर्नल ऑफ टी जो है वो बाउंडेड सेट होगा। टी की कंटिन्यूटी फिर याद रहे, पूरे n पे कंटिन्यूटी को आप सिंपली कंटिन्यूटी एट 0 से रिप्लेस कर सकते हैं। टी अगर कंटिन्यूस एट 0 है तो फिर टी पूरी की पूरी n स्पेस पे कंटिन्यूस है, और उस सूरत में कर्नल ऑफ टी हमारे पास बाउंडेड इन n है। जो कर्नल ऑफ टी सेट है वो एक बाउंडेड सेट है। अब हम डिफाइन करने लगे हैं लीनियर ऑपरेटर का नॉर्म, के लीनियर ऑपरेटर का नाम जो है वो किस तरह का नंबर होता है, कब एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट नहीं करता है। नाम ऑफ ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। सबसे पहली बात, जो नाम डिफाइन करने लगे हैं वो सिर्फ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के लिए डिफाइन करने लगे हैं। अगर लीनियर ऑपरेटर बाउंडेड नहीं होगा तो हम उसका नाम भी डिफाइन नहीं करेंगे। अगर हमारे पास टी n से m के ऊपर अगर फर्ज करें एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, n और m नाम स्पेसेस हैं, ओवर द सेम फील्ड f हैं। ये जो हमने t डिफाइन किया है जो कि इस वक्त बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, इसका नाम हम डिफाइन करने लगे हैं। इसका नाम इक्वल है किसके? टी ऑफ x नाम ओवर x नाम। ये सारे कैलकुलेट करें नाम स्पेस n के हर एलिमेंट के लिए जब भी x नॉन ज़ीरो हो, और फिर उन सारे एलिमेंट्स का सेट बना के उसका सुप्रीमम ले लें, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास t का नाम होगा। ये आंसर सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आएगा जब हमारे पास t जो है वो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, क्योंकि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के लिए अभी आपने देखा है कि t ऑफ x का नाम लेसर इक्वल है किसके? k इंटू x के नॉर्म के। अगर मैं इसमें x के नॉर्म से डिवाइड कर दूं, x के नॉर्म से डिवाइड कर सकूंगा अगर x मेरे पास नॉन ज़ीरो हो, क्योंकि अगर 0 होगा तो 0 का नाम 0 हो जाएगा, उससे डिवाइड नहीं कर सकूंगा। अगर मैं इसको x के नॉर्म से डिवाइड कर दूं तो t ऑफ x नॉर्म ओवर x नॉर्म लेसर इक्वल टू k है, अगर x 0 नहीं है। अगर मैं किसी एक सेट में ये सारे नंबर्स इकट्ठे कर लूं टी ऑफ x नाम ओवर x नाम, तो k जो है वो उस सेट का अपर बाउंड है। k अगर उस सेट का अपर बाउंड है तो इसका मतलब है उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, और उसी के सुप्रीमम को हमने कह लिया है ऑपरेटर t का नॉर्म। तो ऑपरेटर t का नाम सिर्फ उस वक्त एग्जिस्ट करेगा अगर t मेरे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हो, और ये t के नॉर्म की डेफिनेशन है। इसी डेफिनेशन को एक और तरह से भी किया गया है। ज़रूरी नहीं है कि आप टी ऑफ x का नाम ओवर x का नाम तमाम नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऑफ n के लिए कैलकुलेट करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सिंपली टी ऑफ x का नाम कैलकुलेट करें नाम स्पेस n के उन एलिमेंट्स के लिए जिनका नाम 1 के इक्वल है, और फिर उस सारे का सुप्रीमम ले लें। इस सेट का सुप्रीमम और इस सेट का सुप्रीमम हमेशा एक ही निकला करेगा। हम इसको t का नाम कहाँ करेंगे? और कुछ नोट्स हैं हमारे पास। टी ऑफ x का नाम ओवर x का नाम हमेशा t के नाम से लेसर इक्वल होगा। क्यों लेसर इक्वल होगा? क्योंकि टी ऑफ x का नाम ओवर x का नाम हमेशा k से लेसर इक्वल है, k इसका अपर बाउंड है, और t का नाम बेसिकली इसी सेट का सुप्रीमम है। और आपको याद रहे कि टी ऑफ x ओवर x का नाम जो है, और आपको याद रहे कि अगर t का नाम इस सेट का सुप्रीमम है तो सुप्रीमम जो होता है वो सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल होता है। यानी t का नाम हमेशा ग्रेटर और इक्वल है टी एक्स नाम ओवर x नाम के, जब भी x आपके पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो। यहीं से आप एक रिजल्ट और बना सकते हैं। इस x के नाम को राइट साइड पर ले आए तो टी ऑफ x का नाम लेसर इक्वल टू t नाम इनटू x नाम है। मैंने जब t का नाम डिफाइन किया है तो मैंने कहा यह है
कि टी का नाम हम डिफाइन करेंगे टी ऑफ एक्स का नाम ओवर एक्स का नाम सारे एन के उन एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेट करने के बाद जो ज़ीरो नहीं है सुप्रीमम लेने के बाद। अगर एन में हो ही सिर्फ ज़ीरो, अगर एन में सिर्फ ज़ीरो ही हो तो फिर हम टी का नाम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऐसी सूरत में हमने टी के नाम को डिफाइन कर दिया है कि वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल हुआ करेगा। अगर आपकी नाम स्पेस एन में सिर्फ एक एलिमेंट है ज़ीरो, तो फिर उस सूरत में जो टी का नाम है वो ज़ीरो हुआ करेगा। तो हमने बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर डिफाइन किए हैं। कुछ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहली एग्जांपल हम देखने लगे हैं कि अगर कोई भी लीनियर ऑपरेटर डिफाइन करें जो फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसेस के दरमियान हो, वो हमेशा बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक लीनियर ऑपरेटर डिफाइन किया था, कहाँ से कहाँ, आर क्यूब से आर क्यूब पर, और उसका फार्मूला मैंने रखा था कि जब भी ये किसी एलिमेंट x, y और z पर ऑपरेट होगा तो आंसर x, y और 0 आएगा। ये चूँकि फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसेस के ऊपर है तो ये एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। आप यकीनन ढूंढ सकते हैं एक रियल नंबर k जो पॉजिटिव हो, और जब भी हम t, x, y, z पे ऑपरेट करके उसका नाम कैलकुलेट करें तो वो लेसर इक्वल आए k टाइम्स x, y, z के नॉर्म के। ये हम ढूंढ सकते हैं। आप कोशिश करेंगे ऐसा के खुद से ढूंढने की, लेकिन कंफर्म है कि ढूंढा जा सकता है। और कोई सा भी लीनियर ऑपरेटर जो फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसेस के दरमियान हो वो हमेशा एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। हमारे पास फंक्शन i है n से n के ऊपर। i ऑफ x का आंसर x है, यानी आइडेंटिटी ऑपरेटर है। इसको आप चेक कर सकते हैं, ये एक लीनियर ऑपरेटर है। और i ऑफ x का नाम इक्वल्स टू x के नाम के है। आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि i ऑफ x का नाम ओवर x का नाम, चूंकि i ऑफ x x के इक्वल है तो ये x नाम ओवर x नाम होगा और ये इक्वल 1 होगा। और जब भी x नॉन ज़ीरो हो, इस अगर मैं पहली नॉर्म स्पेस के एलिमेंट्स बदलता चला जाऊं हमेशा आंसर 1 आता चला जाएगा। अगर मैं इनका सुप्रीमम लूँगा तो वो भी हमेशा 1 ही आएगा, और इन्हीं का सुप्रीमम जो है वो ऑपरेटर का नाम हुआ करता है, यानी आइडेंटिटी ऑपरेटर का नाम जो है ये 1 के इक्वल है। ये एक बाउंडेड ऑपरेटर है और इसका नाम 1 है। और एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम नॉर्म ज़ीरो की बात करें, ज़ीरो नाम का मतलब है जब भी नॉर्म स्पेस n के किसी एलिमेंट पर ऑपरेट होता है आंसर हमेशा 0 आ जाता है, तो इसका जो नाम होगा वो 0 के इक्वल होगा। ये एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है और इसका नाम 0 के इक्वल है। और लास्ट में आज हम डिफाइन करने लगे हैं स्पेस ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स। हमने एक नॉर्म स्पेस n से m के ऊपर लीनियर ऑपरेटर डिफाइन किया। हमने कहा ये लीनियर ऑपरेटर कब बाउंडेड होगा। बाउंडेड ऑपरेटर के लिए हमने नॉर्म डिफाइन किया। अगर हम सारे बाउंडेड ऑपरेटर्स n से m के ऊपर एक सेट में इकट्ठे कर लें और उस सेट का नाम हम BNM रख लें, वो सेट ना सिर्फ लीनियर स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा बल्कि वो एक नॉन लीनियर स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। उसके एलिमेंट्स के नॉर्म की डेफिनेशन क्या होगी, वही होगी जो हमने अभी डिफाइन की है कि t का नॉर्म जो है वो इक्वल है किसके, सुप्रीमम के। किस चीज़ के सुप्रीमम के, t ऑफ x का नाम ओवर x का नाम। जहाँ पर x आपने कहाँ से लेने हैं, जहाँ पर x आपने नॉर्म स्पेस n में से लेने हैं और 0 के अलावा वाले लेने हैं। 0 के लिए हमने कहा t का नाम हमेशा 0 हो जाया करेगा अगर नॉर्म स्पेस n में सिर्फ 0 ही हो। नॉर्म स्पेस n में 0 के अलावा हो तो फिर t के नाम की हमने ये डेफिनेशन रखी है। ये जो BNM है ये एक नॉर्म स्पेस है t के नाम की इस डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से। ये जो हमने नॉर्म स्पेस बनाई है n से m के ऊपर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स को इकट्ठा करके,
ये नॉन लीनियर स्पेस कब बनाक स्पेस होती है? ये बनाक स्पेस हुआ करती है अगर हमारे पास इसमें जो दूसरी स्पेस m है वो बनाक स्पेस हो। हम बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स इकट्ठे कर लें n से m के ऊपर, ये सारे बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स इकट्ठे करके जो सेट बन रहा है वो एक नॉर्म स्पेस बन रही है। ये नॉर्म स्पेस एक बनाक स्पेस होगी अगर सेकंड स्पेस m जो है वो एक बनाक स्पेस हो। आज हमने बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर डिफाइन किया है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स के लिए नॉर्म डिफाइन किया है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स को एक सेट में इकट्ठा करके हमने नॉर्म स्पेस बनाई है और देखा ये है कि वो नॉर्म स्पेस कब बनाक स्पेस होती है। इसके अलावा हमने नल स्पेस या कर्नल ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर डिफाइन किया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन टॉपिक से रिलेटेड MCQs आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, उन्हें आप सॉल्व करेंगे और उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।